आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 2 कंक्लूड करेंगे। दो टॉपिक थे पिछले सेशन में, वो कवर नहीं हो सके। सबसे पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, जिसको आप शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से सबसे पहले तो बात जो माइंड में आती है वो ये वर्ड हमें कंफ्यूज करता है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आया होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली क्या है। सवाल पूछा जाता है तो कैंडिडेट जो है वो परेशानी में कह देते हैं कि ये फोर्स है, या फिर इसका यूनिट पूछ लिया जाता है कि बताएं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है। तो इसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं फोर्स की वजह से, और इसका यूनिट निकाल के आ जाते हैं न्यूटन, जो कि रॉन्ग है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर करना होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। ठीक है, और इसका यूनिट वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है या वोल्टेज का होता है, यानी वोल्ट। इसी तरह दूसरी चीज जिससे आप कंफ्यूज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी उसका भी नाम देख के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका नाम देख के यहाँ से कंफ्यूज होते हैं वोल्ट के वर्ड से कि ये हो सकता है ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस है या कोई वोल्टेज या ईएमएफ टाइप चीज़ है। तो ऐसी बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी है। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये बड़े घुमा फिरा के अमूमन दिए जाते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर होता है। यानी या तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, तो नीचे जो है वो वोल्टेज और इस तरह के यूनिट दिए होते हैं, तो उनमें से जो राइट आंसर होता है वो एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी तरह वाट सेकंड, वाट सेकंड जो है या वाट आर, ये भी जो है यूनिट जो है ये किसका है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ से लोग कंफ्यूज होते हैं वाट के वर्ड से या वाट वाट के लेटर से। कैंडिडेट समझते हैं कि वाट क्यों क्या गया तो लिहाजा पावर है। तो वाट सेकंड, वाट सेकंड एक्चुअली बना क्या था, जब आपको फार्मूला अच्छी तरह पता हो कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। जिस तरह हमें पता है पावर का यूनिट जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वाट, पावर का यूनिट होता है वाट, और वर्क का यूनिट होता है जूल डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब आप टाइम को वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल, और जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट क्वेश्चन को वहां पे आगे दिए जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। तो जल्दी जल्दी में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है वो वोल्टेज समझ लेते हैं, हालांकि वो एनर्जी है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वो फोर्स समझ लेते हैं, उसका यूनिट न्यूटन लगा के आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब दिमाग ठंडा होता है तो कहते हैं नहीं नहीं गलत हो गया, वो तो ईएमएफ थी, इसका यूनिट तो वोल्ट है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अमूमन हो जाती हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये वर्क डन क्या है, ये कल भी हल्का सा मैंने टच दिया था ड्यूरिंग लेक्चर के। अगर आपके पास इस तरह की बैटरी है, तो बैटरी में हमें पता है कि एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। और जब एक्सटर्नल सर्किट में आप कोई लोड लगा देते हैं, यहाँ पे हम कोई बल्ब लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव से हमेशा करंट जो है वो किधर जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा एक्सटर्नली। यानी बैटरी से बाहर जब आप देखेंगे तो आपको करंट फ्लो करता हुआ कैसे नजर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपको नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल पे नजर आएगा। लेकिन जब इन साइड दी बैटरी हम बात करते हैं, ये टर्मिनल अंदर डिप हुए हुए हैं, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं सारे। तो सिलसिला, अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हैं कि करंट एक तसलसल के साथ बहता रहे और आपका बल्ब जो है वो एक मुसलसल तसलसल के साथ ऑन रहे, तो ये जरूरी है कि ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं, ये दोबारा यहाँ से इनको ट्रेवल करवा के दोबारा यहाँ पहुंचाया जाए, और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना एक सिलसिला शुरू करते हैं फ्लो करने का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं ये सारे के सारे, इनको यहाँ से उठा के यहाँ तक इस पे लाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद भी नेगेटिव है, सामने नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन खुद तो नहीं जाएंगे। और जो चीज़ खुद नहीं जाएगी उसको जब आपने धकेल के ले जाना है तो ज़्यादा बैटरी को वर्क करना होगा। और ये बैटरी की वो केमिकल एनर्जी होती है जो यूज हो जाती है इस काम में, और हम कहते हैं एक वक्त आता है साल दो साल बाद हम कहते हैं हमारी बैटरी डेड हो गई है। तो एक्चुअली बैटरी के अंदर जितनी केमिकल एनर्जी थी या जिस मकसद के लिए बैटरी बनाई गई थी वो मकसद पूरा हो चुका है, उसकी वो सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है इस काम के अंदर, यानी ईएमएफ। ये बेसिकली चीज़ है कि इन साइड दी बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज कैरियर्स को जो एक पुश दी जाती है, एक टर्मिनल से उठा के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है, जितना वर्क किया जाता है वो होता है ईएमएफ। और ईएमएफ एक्चुअली एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो कि केमिकल भी हो सकती है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई भी हो सकती है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के केस में। ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब चार्ज कैरियर को मूव करवाएगी, तो डेफिनेटली जब चार्ज कैरियर मूव करते हैं तो हमें पता है कि करंट फ्लो करता है, और करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद दो टर्म्स आपके पास हैं, ईएमएफ और एक टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ का तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए, कोई पूछ ले कि ईएमएफ आप कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ईएमएफ आप हमेशा ऐसे मेजर कर सकते हैं कि जब आपका टर्मिनल के साथ आपने कोई लोड अटैच नहीं किया होगा, यानी कोई बल्ब, कोई फैन, कोई और अप्लाइंस आपने टर्मिनल के साथ अटैच नहीं की हुई, तो जब आप वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके दोनों टर्मिनल के साथ उसकी कीज लगाएंगे, तो जो चीज़ आपको मेजरमेंट में मिलेगी वो आपको ईएमएफ मिल रहा होगा। यानी आप दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो एक्चुअली एक ओपन सर्किट वोल्टेज है। यानी ये आपका जो सर्किट है, ये जो भी आपको बल्ब नजर आ रहा है, ये बल्ब नहीं लगाना। जस्ट आपने जो आपका वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होगा, वो वोल्ट मीटर भी हो सकता है, सीआरओ भी हो सकता है, पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है, उसकी दोनों की आपने डायरेक्ट इन टर्मिनल के साथ लगानी है। एक की इधर लगा देनी है, दूसरी की आपने दूसरी टर्मिनल के साथ लगा देनी है, और कोई लोड बैटरी के साथ अटैच नहीं करना। किसी किस्म का लोड बैटरी के साथ अटैच नहीं होगा, तो फिर जो आप इन टर्मिनल से जो चीज मेजर करेंगे वो आपका ईएमएफ होगा। यानी ईएमएफ एक ओपन सर्किट वोल्टेज है, कोई लोड आपने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ। दूसरी तरफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक है क्लोज सर्किट के साथ, यानी कि आपने बैटरी के टर्मिनल के साथ कोई चीज जोड़ के सर्किट क्लोज कर दिया। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक बल्ब जो है वो अटैच कर दिया है दोनों टर्मिनल के साथ, और इस तरीके से अब लोड अटैच हो गया। यानी ईएमएफ आपने मेजर करनी है विदाउट लोड,
चेक आपने यहीं से करना है, यानी दोनों केसेस में आपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो इधर ही लगाना है यहाँ पे, यानी एक ही आपकी इधर लग जाएगी, दूसरे की इधर लग जाएगी, और इस तरीके से आपने वोल्टेज मेजर कर लेने हैं। फर्क सिर्फ लोड का है। अगर आपने एक्सटर्नल लोड नहीं अटैच किया हुआ तो फिर आप टर्मिनल से जो चीज मेजर करेंगे वो ईएमएफ होगी, लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल लोड भी साथ अटैच किया हुआ है, कोई बल्ब ऑन किया हुआ है, कोई फैन चला रहे हैं, या कोई अप्लाइंस ऐसी है जो आप इससे चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो फिर इन टर्मिनल से जो चीज आप मेजर करेंगे वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर या सीआरओ से, वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। ये सिर्फ डिफरेंस है। यानी ईएमएफ जो है वो ओपन सर्किट है, आपने सर्किट क्लोज नहीं किया हुआ, और जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्लोज सर्किट वोल्टेज है, यानी आपका सर्किट क्लोज्ड है, आपने कोई चीज उसमें अटैच की हुई है, कोई चीज आप रन कर रहे हैं। इसके बाद ईएमएफ जो है इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी लोड जो आपने लगाया हुआ है उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ईएमएफ का इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल सर्किट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसका ताल्लुक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जरूर है, यानी जो बैटरी के अंदर केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो ये इन्हीं चार्ज कैरियर की बात कर लेते हैं। ये जो चार्ज कैरियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको जब आपने बैटरी के इस इलेक्ट्रोलाइट से गुजार के यहाँ पे लाना है, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इन चार्ज कैरियर को अपोजिशन तो प्रोवाइड करेगा, बेशक जितनी कम क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अपोजिशन तो होगी। तो ये जो अपोजिशन है इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, और ये बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है, इस पे जरूर ईएमएफ डिपेंड करती है। यानी जितनी ज्यादा बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उतना ईएमएफ कम होगा, और जितनी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी उतना ईएमएफ ज्यादा होगा। और ये बात आपको देखने में मिलता है कि जाहिर तौर पर लिखा होता है कि एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की होती है, उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी होती है 12 वोल्ट, लेकिन जब आप इसके टर्मिनल के साथ दोनों कीज लगाते हैं वोल्ट मीटर की, तो वहां पे जो आपको रीडिंग शो होती है उस वोल्ट मीटर के ऊपर, वो हो सकता है आपको 5 वोल्ट शो हो रहे हो। तो अब 7 वोल्ट आप कहेंगे कि ये हमारे साथ दो नंबरी हो गई है कि बैटरी 12 वोल्ट की थी, और जब हमने मेजरमेंट किया तो ये हमें 5 वोल्ट मिले हैं, ये 7 वोल्ट किधर गए, तो वो उसका असल मसला यहाँ अंदर है। बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा थी, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है वो कोई इंतहाई नाकस किस्म का था, जो बहुत ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे ईएमएफ आपकी कम मिल रही है। लेकिन अगर अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो जो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, तो फिर आपको यहाँ पे 5 वोल्ट की बजाय 11 वोल्ट भी मिल सकते हैं। अब ये ईएमएफ को और टर्मिनल पोटेंशियल का जो आपस में रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर। ये वी जो है ये आई आर है, और ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये आई आर जो है ये आपकी वो टर्म है जो एक किस्म के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं इन साइड दी बैटरी, क्योंकि ये छोटा आर अभी हमने देखा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, और आई आर दोनों जब टर्म्स आपको मिलाएंगे तो क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इसका मतलब है ये वो थोड़े से वोल्टेज हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं जो बैटरी के अंदर ड्रॉप हो गए हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ईएमएफ है और ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, शर्त ये है कि करंट ड्रॉ ना कर रहा, यानी आपका आपने ओपन सर्किट रखा हुआ है, कोई बल्ब कोई फैन कोई चीज अटैच नहीं की हुई, ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस केस में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने लोड अटैच किया हुआ है तो फिर हमेशा ईएमएफ जो है वो ज्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ईएमएफ एक्चुअली दो चीजों का सम है, दो चीजें ऐड होंगी तो ईएमएफ बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक तरफ 10 लिखा हुआ दूसरी तरफ 5 या 8+2 लिखा हुआ हो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 10 जो है ये ग्रेटर है 8 से, यानी जो ईएमएफ है ये वोल्टेज से हमेशा बड़ी हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है, ईएमएफ कभी भी टर्मिनल पोटेंशियल से लेस नहीं हो सकती। अब वो इक्वल किस केस में हो सकती है, वो दो केसेस हैं, एक तो सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, यानी आपने एक्सटर्नली कोई चीज अटैच ना की हुई हो, कोई फैन कोई अप्लायंस आपने अटैच नहीं की हुई, उस केस में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाते हैं। दूसरी जो सूरत है जिसमें ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं वो ये है कि बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जीरो हो जाए, और ये तो पॉसिबल वैसे नहीं है, आइडियल ये हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे चार्ज कैरियर्स को, तो ये आइडियल केस ही है। लेकिन थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उस वक्त भी आपका जो ईएमएफ है वो इक्वल हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल के, और जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उस वक्त भी ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये दो सिनेरियोज हैं जिनमें ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल होते हैं, अदरवाइज ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होता है और टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा लेस होता है। ईएमएफ को कॉज कहा जाता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका इफेक्ट कहलाता है। यानी ईएमएफ बेसिक चीज थी जिसने ये सारा सिलसिला शुरू किया, और उसका जो इफेक्ट आपको जाहिर हुआ वो उसका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। अब किसी बैटरी की जो पावर है उसको आप लिख सकते हैं ईएमएफ की शक्ल में ऐसे ई स्क्वायर इंटू आर, ये आर लोड रेजिस्टेंस है जो आपने बल्ब लगाया हुआ है या फैन लगाया हुआ है वो वाली रेजिस्टेंस है, और जो छोटा आर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये छोटा आर बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये जनरल फार्मूला है किसी भी बैटरी की पावर आउटपुट का, और अगर आप मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहते हैं किसी बैटरी की तो फिर एक कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लोड की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए बैटरी की रेजिस्टेंस के। ये अगर कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये वाली आपकी टर्म जीरो हो जाती है, आर माइनस आर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं और इक्वल चीजें आपस में जब माइनस करते हैं तो जीरो हो जाता है, और ये कैपिटल आर और ये आर आपस में कट जाएगा, और आपका जो मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको मिलेगी वो ई स्क्वायर इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 4 आर, और ये आर जो है ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। किरचॉफ के दो लॉज हैं। पहला लॉ जो है ये इसको पॉइंट लॉ भी कहा जाता है, पॉइंट लॉ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका तल्लक है पॉइंट के साथ, यानी एक इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी आप कह रहे हैं, ये करंट I1 आ रहा है और ये करंट I2 आ रहा है, और फिर यहाँ से करंट I3 इधर निकल रहा है और इधर करंट I4 निकल रहा है। तो ये चूंकि इसके अंदर ये पॉइंट इन्वॉल्व होता है इसलिए इसको पॉइंट लॉ भी कहा जाता है या पॉइंट रूल भी कहा जाता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये उस वक्त वैलिड है, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ये सारा इनकमिंग करंट है टुवर्ड दैट पॉइंट एंड दिस इज द आउट गोइंग करंट फ्रॉम द पॉइंट पी। लेकिन शर्त यह है कि ये कंडीशन उस वक्त होल्ड करती है जब इस पॉइंट पी पे ना तो कोई सिंक पड़ा हो, यानी
करंट यूज करने वाली कोई डिवाइस ना पड़ी हो पॉइंट पी पे, और ना ही कोई सोर्स पड़ा हो, यानी कि करंट जनरेट करने वाली कोई डिवाइस ना पड़ी हो। ये अगर ऐसा होगा तो फिर ये I1 + I2 = I3 + I4 होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है कि जो इनकमिंग करंट होता है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और जो आउट गोइंग करंट होता है उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। इसकी एक और फॉर्म है कि आप इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा I = 0, यानी तमाम करंट का जो सम है वो इक्वल टू 0 है। और ये चीज़ आप यहाँ से बना सकते हैं कैसे, I1 + I2 प्लस आगे माइनस लगा के I3 प्लस माइनस लगा के I4 = 0। अब ये माइनस सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि जो करंट है वो आउट गोइंग है। इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, ये हमें बता रहा है कि ये दोनों करंट जो है ये इनवर्ड है, यानी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। और इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये दोनों करंट जो है वो उस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। बस सिर्फ ये फर्क। और जब इसको आप कलेक्टिवली लिखेंगे तो ये बनेगा सिग्मा I = 0। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं किरचॉफ के फर्स्ट रूल को या फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करने के। कंडीशन याद रखिएगा कि उस पॉइंट पी के ऊपर कोई सिंक यानी करंट यूज करने वाली चीज ना पड़ी हो, डिवाइस ना पड़ी हो, और ना कोई सोर्स पड़ा हो करंट जनरेट करने वाला, तब ये रूल वैलिड है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हम कहें कि एक करंट आई है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और एक करंट I2 है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक करंट I3 है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हम करंट को लें, सपोज करें कि हम इसको वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो क्या होना चाहिए। वेक्टर के मुताबिक I1 को और I2 को कैसे ऐड करते हैं, ये I1 है आपका और ये आपका I2 है। तो I1 और I2 के मुताबिक हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप इसको यूं ऐड करेंगे, यानी आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, यानी ये रिजल्टेंट करंट होना चाहिए। यानी आपका जो रिजल्टेंट करंट है उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, जबकि इधर देखें ये करंट किधर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये I3 इसका रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो एक तो डायरेक्शन की वायलेशन हो गई कि ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है एडिशन के बाद जो डायरेक्शन है उसको फॉलो आप करते हैं मैग्नीट्यूड की बात। तो जो रिजल्टेंट करंट ये आई आया इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड ये होनी चाहिए I = I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बिल्कुल ऐसे जैसे एक फोर्स आप लेते थे, उसके दो कंपोनेंट बनाते थे, एक एफ एक्स होता था एक एफ वाई होता था, तो उसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे लेते थे, एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे है, ये आपका एफ एक्स कह लें तो इसका स्क्वायर, ये एफ वाई है इसका स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का भी ये वो वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा जो कि वेक्टर का होता है। तो यानी दोनों जो कंडीशन है, दोनों दोनों जो रूल्स हैं वो ओबे नहीं कर रहा ये वेक्टर एडिशन के। ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वो आ रही है जो हमें एडिशन ऑफ वेक्टर से मिलती है, और ना ही डायरेक्शन ऑफ करंट हमें वो मिल रही है जो एडिशन ऑफ वेक्टर से मिलती है। तो लिहाजा आपका करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किरचॉफ का सेकंड लॉ ये मैं बताता है कि किसी सर्किट के अंदर जो टोटल चेंज इन एनर्जी, चीजों पे फोकस किया करें, टोटल एनर्जी की बात नहीं हुई बल्कि टोटल चेंज इन एनर्जी की बात हुई है, वो हमेशा जीरो रहती है किसी भी सर्किट के अंदर। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये हमारा तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो अभी तक हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था वो बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी। दूसरा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, और तीसरा भी हम किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है ये पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अरेंजमेंट होती है रेजिस्टेंस की, कैपेसिटर्स की, जिससे आप अननोन रेजिस्टेंस या अननोन कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो ये है कि ये जो दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा होता है इसमें से कोई करंट फ्लो ना करे। यानी इस तरीके से आपने ये बैलेंस करनी है चीज़ें कि इस गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो ना करे, यानी करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर मस्ट बी जीरो। ये आई जी मतलब है करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर मस्ट बी जीरो। ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर आप ये पी बाई आर को इक्वल कर दें क्यू बाई एस से, या पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, जो आपको इजी लगे। तो ये आप फार्मूला अप्लाई करके अन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि तीन रेजिस्टेंसेज आपको गिवन होनी चाहिए, तो चौथी आप फाइंड कर सकेंगे। इसके बाद है पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तीन किस्म के आपके पास पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर भी है, सी आर ओ भी है, पोटेंशियल मीटर भी है। वोल्ट मीटर और सी आर ओ जो है ये बहुत महंगे डिवाइसेज हैं। तो जो पोटेंशियल मीटर है ये आपके पास एक सस्ता एक्यूरेट डिवाइस है, जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बल्कि से मल्टीपल आप काम ले सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, अननोन ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, और दो ईएमएफ को आप, यानी दो बैटरीज आपके पास, आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में पॉइंट है कि इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है इंटरनल। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट इसलिए होती है ताकि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे, क्योंकि जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है कि करंट जब फ्लो करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, जिस तरह अभी हमने ऊपर ईएमएफ के बारे में भी देखा था, छोटा आई आर ये लगा हुआ था, कि जब बैटरी के अंदर से छोटी रेजिस्टेंस आई में से करंट फ्लो करता है तो कुछ वोल्टेज जो है स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वोल्ट मीटर के भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट उसकी अपनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर से कोई करंट पास ना कर सके, यानी जब करंट पास नहीं करेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज उसके अंदर ड्रॉप नहीं होंगे, और हमें एक्जैक्ट वोल्टेज हम जो मेजर करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये आइडियल केस है, प्रैक्टिकली तो ऐसा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जिसकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो। पोटेंशियोमीटर से आप अननोन ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये अननोन ईएमएफ है, ई एक्स इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई आर। ये ई जो है ये तो वो ईएमएफ है जो आपने बैटरी खुद लगाई हुई है, जिसकी ईएमएफ आपको पता है। ये दूसरी बैटरी है जिसकी ईएमएफ आप फाइंड करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है, बैटरी आपको कहीं से मिल गई, आपको पता ही नहीं है 12 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है, 50 वोल्ट की है, कोई पता नहीं आपको। तो शर्त आपकी ये है कि आपको एक बैटरी लाजमी फिर लगानी होगी ऐसी जिसका ईएमएफ आपको पता हो, यानी 12 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, जो भी है आपको पता हो। तो एक बैटरी आपको जरूर यहाँ पे ऐसी कनेक्ट करनी होगी। ये वो बैटरी है जिसकी आपको ईएमएफ पता ही नहीं, आप फाइंड करना चाहते हैं। तो कनेक्ट करने का तरीका देख लें कि अगर राइट साइड पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बड़ा टर्मिनल आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, अगर इस बैटरी का जो आपके पास नॉन ईएमएफ वाली बैटरी, अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे है, तो जो अननोन है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर आप उल्ट करेंगे तो कभी भी आप इसकी अननोन ईएमएफ फाइंड नहीं कर सकेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे करते हैं तो फिर इसका भी नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा। इसके बाद छोटा आर क्या चीज़ है, छोटा आर ये बैलेंसिंग रेजिस्टेंस है, ये चूंकि इसकी सारी रेजिस्टेंस जो है यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो है आर, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है। और ये जो टर्मिनल सी आपके पास जो कि फ्री हैंड आपके पास होता है, आप इसको मूव करवा के आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप ए से जितना बी की तरफ दूर जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी ये जो छोटा आर इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जितना आप इस टर्मिनल सी को पॉइंट ए की तरफ लेके आना शुरू करेंगे उतनी आर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल ये आपने इस तरीके से एडजस्ट करनी होती है ये टर्मिनल सी, ताकि ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी सुई जीरो पे आ जाए, यानी कोई करंट फ्लो ना करे। ये कंडीशन होती है अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए, कि आपने ये जो पॉइंट सी है इसको आपने इस तरीके से टच करके डिफरेंट पॉइंट पे इसको बैलेंस करना है कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर जो लगाया है इसमें कोई करंट फ्लो ना करे, जीरो पे इसकी सुई आ जाए। जब जीरो पे आ जाएगी तो आपने वो वाली रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। रेजिस्टेंस फाइंड करें या आप लेंथ फाइंड कर लें, यानी पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक की लेंथ फाइंड कर लें, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप लेंथ फाइंड कर लें तो उस तरीके से भी आप इसको अननोन ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तभी तो यहाँ पे एल का लेटर यूज हुआ है आर की बजाय, क्योंकि आर और लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरीके से आप अननोन ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने दो ईएमएफ को आपस में कंपेयर करना है तो फिर ये फॉर्मूला है ई वन ओवर ई टू इज इक्वल टू एल वन ओवर एल टू। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ईएमएफ ज्यादा है और कौन सी ईएमएफ कम है। और लास्ट पॉइंट है कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होती है। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड यूनिट था वो कंक्लूड हुआ।